नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है यूरोपीय देशों में दो महत्वपूर्ण देश माने जाने वाले आर्मेनिया और अजरबैजान के संदर्भ में। दरअसल ये दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के विरुद्ध कई सारी हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और हाल के समय में आर्मेनिया के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसी के कारण यह विषय चर्चा में आ गया है। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि जब दो देश लंबे समय से एक दूसरे के अगेंस्ट में तलवार लेकर करके खड़े हों और अचानक से उसमें से एक देश ने ये बात कह दी कि अब हम तलवार का रास्ता छोड़ देना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहमति से पेश आना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पर यदि हम भारत और पाकिस्तान को देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से 1947 से ही एक युद्ध की स्थिति, एक तनाव की स्थिति बनी हुई है ना। और ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच का जो एक लंबा विवाद रहा है, उस विवाद को यदि आपसी सहमति से सॉर्ट आउट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर यह न केवल दोनों देशों के आपसी संबंध के दृष्टिकोण से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाना। तो कुछ ऐसी ही स्थिति अजरबैजान और आर्मेनिया के संदर्भ में देखी जा सकती है, जब आर्मेनिया के वर्तमान के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति महोदय हैं। इनका नाम है निकोल पाशिनियान, है ना। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हम लोग तैयार हैं किस चीज के लिए? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता देने के लिए। किसे मान्यता देने के लिए? तो नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख एक लोकेशन है, एक टेरिटरी है, क्षेत्र है। कहां पर? तो ये आर्मेनिया इस पर अपना हक जताता है और अजरबैजान भी इस पर अपना हक जताता है। तो इसी संदर्भ में आर्मेनिया ने कहा है कि भैया हम अब चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाख को हम अजरबैजान के अधिकार के अंतर्गत ही हम मान ले, लेकिन ये है तो कहां पर? ये तो है आर्मेनिया के अंतर्गत ही, तो इसे एक इनक्लेव के तौर पर दर्जा दिया जा सकता है ना। इनक्लेव के तौर पर। इनक्लेव का मतलब ये हुआ कि किसी देश का एक पार्टिकुलर क्षेत्र, पार्टिकुलर हिस्सा किसी दूसरे देश के टेरिटरी से घिरा हुआ है ना, लेकिन उस पर जो दूसरा देश है वह अपना हक जताएगा नहीं, बल्कि वह मानेगा कि नहीं भाई ठीक है, ये हमारे क्षेत्र में आ गया है, लेकिन इस पर हम अपना हक नहीं जताएंगे। तो कुछ ऐसी ही बातें की जा रही हैं आर्मेनिया के द्वारा, और इस संदर्भ में ये जो घटनाक्रम है निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1991-92 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, और इस विघटन के बाद जब आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों ने एक नया रूप धारण किया, तो उस समय से ही इस क्षेत्र को लेकर के, टेरिटरी को लेकर करके एक युद्ध की स्थिति, एक हिंसक गतिविधियों की स्थिति बनी हुई थी। लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों की जानें गई हैं इस पूरे मामले को लेकर करके, यदि हम बात करें तो, है ना। तो इस लिहाज से यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बात करने से पहले सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी का जो बैच 1 है ये शुरू हो चुका है ना। 22 मई से इसकी शुरुआत होनी थी, आज 23 तारीख हो गई है, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट आया है। और इस लिहाज से यदि आप भी इस रिजल्ट में अगले वर्ष या फिर उसके अगले वर्ष अपना नाम देखना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी का जो यह कोर्स है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि
इसके अंतर्गत आपको एनसीईआरटी में जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस है, वो सारा का सारा सिलेबस आपको बाइज्जत बाकायदा तैयार करवाया जाएगा, है ना। किसी स्तर पर भी कोई कोताही नहीं होगी और यह लगभग 100 दिनों का जो कोर्स है मात्र 1499 रुपए में आपको मिल रहा है, यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, है ना। हर दिन दोपहर में 3 बजे से ये कक्षाएं कंटिन्यू की जाएंगी, है ना। तो इस कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि कल से इस बैच की शुरुआत भी हो गई है। कल ओरिएंटेशन क्लास था, आज से पॉलिटी के साथ यानी राजव्यवस्था के साथ इस एनसीईआरटी बैच को शुरू किया गया, है ना। तो इससे एक बेसिक जानकारी के लिहाज से आपके लिए यह कोर्स निश्चित तौर पर फायदेमंद है और इनफैक्ट ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो कि किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा के से इतर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समान तौर पर यह कोर्स फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है उसी को कंप्लीटली अच्छे से तैयार किया जा रहा है ना। उससे इतर नहीं जाया जाएगा ताकि आपके सिर के ऊपर से गुजर जाए, है ना। उससे इतर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसी को बाकायदा इसमें पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस लिहाज से यह कोर्स निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा एक और मैं आपको जानकारी जल्दी से दे दूं कि 7 जून से स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन बैच 6 है ये शुरू होने वाला है ना। और यदि आप अगले वर्ष के लिए या फिर 2025 के लिए, 2026 के लिए सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं और जीएस का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं, आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मौका है, महत्वपूर्ण अवसर है इस कोर्स में एडमिशन लेने का। और इसमें भी यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 18,999 रुपए में आपको जीएस का ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल सकता है ना। इसमें जो पी और मेंस के लेवल पर जीएस का पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, अच्छे से आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इस संदर्भ में अपनी तैयारी और महत्वपूर्ण कर सकें और अच्छी कर सकें, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैच है जो कि 7 जून से शुरू हो रहा है, शाम में 6 बजे से इसकी टाइमिंग रखी गई है। तो यह कोर्स भी आपके लिए निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं अपने समाचार पर, और समाचार में देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्मेनिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसने कहा है कि भाई अब हम चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है ये हमारे ही क्षेत्र के अंतर्गत एक इनक्लेव के तौर पर ट्रीट किया जाए, है ना। इनक्लेव, और इनक्लेव का मतलब मैंने आपको बता दिया, है ना। इनक्लेव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया। इनक्लेव का मतलब कि किसी एक्स जेड के टेरिटरी में वाई जेड का, वाई देश का जो हिस्सा है वो चला गया है ना, ठीक है। वाई देश का हिस्सा है एक्स देश की टेरिटरी में, तो यह जो है ये क्या कहा जाएगा, इनक्लेव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक्स कौन है, ये है आर्मेनिया, इसको समझो ध्यान से, आर्मेनिया। और यह कौन सा देश है, तो अजरबैजान है ना। अब आप खुद ही बताओ कि इससे अजरबैजान इस प्रस्ताव को लेकर करके क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, फूलों नहीं समाएगा वो, है ना। उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई एकदम अच्छी बात है, ये हमारे ही हमारा हिस्सा यदि बना रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है ना। और आर्मेनिया जो है हमारे इस क्षेत्र में किसी स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई हिंसक गतिविधि नहीं करेगा, तो फिर क्या बात। तो यहां पर इसी को लेकर करके यह विषय इंपॉर्टेंट हो गया है। शांति स्थापित करने की अपेक्षा आर्मेनिया के सरकार के द्वारा की गई। हालांकि इस संदर्भ में एक पक्ष यह भी है कि आर्मेनिया की सरकार के विरोधियों ने इस पहल को लेकर करके, इस कदम को लेकर करके असंतोष जताया है और उनका यह कहना है कि हम अपना क्षेत्र अजरबैजान को क्यों दें, नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए।
और अर्मेनिया के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अर्मेनियाई जनता के साथ एक पक्षपात कर रहे हैं या फिर एक गलत कदम उठा रहे हैं, है ना। तो इसी को लेकर करके अर्मेनिया में आपसी स्तर पर, सरकार के स्तर पर या फिर वहां के राजनीतिक दलों के स्तर पर एक टसल की स्थिति भी देखी जा रही है। यहां ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनाव का माहौल देखा जा रहा था। अजरबैजान इसे हमेशा से अपना क्षेत्र मानता था और आर्मेनिया जो है इसे हमेशा से अपना क्षेत्र मानता था। यदि आप इसको मानचित्र के माध्यम से देखें तो यही है वो नागोर्नो काराबाख का ये क्षेत्र। यहाँ पर यह है अजरबैजान और यहाँ ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और अजरबैजान की राजधानी है बाकू, है ना। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ये सब बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यदि ये बातें भी ध्यान में न रहे तो फिर दिक्कत है। क्लियर। अब यहां पर ये समझो कि भाई इस पूरे मामले में रूस की भी भूमिका है। देखो ये समझो कि एक तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान की बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ रूस और पश्चिमी देशों की भी भूमिका यहां पर निकल रही है। कैसे निकल रही है समझो इसको कि जो आर्मेनिया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ के पार्ट थे, हिस्सा थे। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो आर्मेनिया और अजरबैजान दो देश के तौर पर उभरते हैं, है ना। तो आर्मेनिया जो है वह CSTO में शामिल हुआ था। CSTO का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ठीक है, इस सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1992 में और इसमें आर्मेनिया की भी भूमिका थी। आर्मेनिया इसमें शामिल है, रूस भी शामिल है, अजरबैजान इसमें शामिल नहीं है, कजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है, लेकिन अजरबैजान इसमें शामिल नहीं है ना। तो यहां यह समझिए कि आर्मेनिया अब यह कह रहा है कि अब हम CSTO में अपनी भूमिका हो सकता है कि हटा दें, छोड़ दें। CSTO की सदस्यता हम छोड़ दें और CSTO में जो प्रभुत्व है वह किसका है? तो वह है रूस का। ठीक है, क्यों आर्मेनिया कह रहा है? तो इसलिए कह रहा है कि इसे यह लगता है, इसे यह महसूस होता है कि अभी तक जो हमारे और अजरबैजान के बीच में यह तनाव का माहौल था, उस तनाव के माहौल को समाप्त करने में, उसका एक वाजिब हल निकालने में रूस ने कोई खास मदद नहीं की है, इसने कोई खास अपना रोल नहीं निभाया है और ऐसे में अब हम नहीं चाहते हैं कि CSTO में अपनी कोई उपस्थिति रखे। तो ऐसे में रूस के लिए एक क्या हो सकता है? एक सेटबैक हो सकता है, एक नुकसान की स्थिति हो सकती है ना। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आर्मेनिया ने यहां पर यह भी ऑब्जर्व किया है कि रूस और तुर्की के बीच में बेहतर संबंध रहा है ना, बेहतर संबंध। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। मैंने जब भी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है तो मैंने बताया है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, ये बहुत मायने रखता है। तो रूस और तुर्की के बीच बेहतर संबंध है और तुर्की और अजरबैजान के बीच में बेहतर संबंध रहा है ना। तो तुर्की और अजरबैजान के बीच में बेहतर संबंध और अजरबैजान, बात समझ में आ रही है? अब आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा इशारा क्या है। तुर्की अजरबैजान के बीच बेहतर संबंध, रूस और तुर्की के बीच बेहतर संबंध, ठीक है। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है ना। तो ऐसे में आर्मेनिया भी फिर यह अपना मंतव्य रखता है कि रूस जो है ये हमसे सही तरीके से
संबंध नहीं बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ये हमारे दुश्मन के दोस्त के साथ संबंध बना रहा है। तो हम मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन ही होगा ना भाई, हाँ या ना? तो ये स्थिति आर्मेनिया ने जब ऑब्जर्व की तो इसका थोड़ा कह सकते हैं कि मन हटा है ना? और इन पूरी स्थितियों को यदि ध्यान से देखें, समझें, तो अंततः इसने ये जो एक बात कही है कि अब हम चाहते हैं कि शांति स्थापित की जाए, जो हिंसक गतिविधियां चली हैं लंबे समय से, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो यह एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्मेनिया इसमें पश्चिमी देशों की भूमिका को अब तरजीह दे रहा है। यहां पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मध्यस्थता के जरिए अजरबैजान के साथ जो तनावपूर्ण संबंध था उसको अब वरीयता देने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यह रूस के लिए नुकसान वाली स्थिति होगी या नहीं होगी, क्योंकि रूस और इनके बीच में 36 का आंकड़ा है कि नहीं? तो ऐसे में आर्मेनिया के द्वारा यह संकेत दिया जाना कि हम अब इनके भूमिका को हम वरीयता देंगे, इनके भूमिका को या इनके महत्व को हम अपनाएंगे, ये जो कहेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये रूस के लिए एक नुकसानदायक स्थिति बन सकती है ना? तो रणनीतिक तौर पर देखें तो यहाँ पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच में जो एक टसल है वह भी उभरता हुआ दिखता है। बहरहाल आर्मेनिया ने ये बात कही है कि जो इनक्लेव है, जो नागोर्नो काराबाख है, इसमें ये लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर का जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम ये मानकर चलेंगे कि ये अजरबैजान का ही है। बेशक वो हमारी टेरिटरी में है, तो उससे हम कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही यह ये भी अपेक्षा करता है किससे? तो अजरबैजान से, कि भाई उस पार्टिकुलर रेंज में अब नागोर्नो काराबाख को ये मान तो लेगा कि हाँ ठीक है, ये आप ही का एरिया, आप ही के टेरिटरी ये माना जाएगा, है ना? लेकिन जो आर्मेनियाई जनता इस क्षेत्र में रह रही है उसके साथ आप कोई बुरा बर्ताव ना करें, उनके साथ आप कोई निजातीय भेदभाव ना करें, ये हम शर्त चाहते हैं। तो ठीक है, क्या बात है कि नहीं? ये तो अजरबैजान मान लेगा, मान ही लेना चाहिए, इतनी तो मानवता दिखानी ही चाहिए ना। तो ये अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गतिविधि शुभ संकेत को दर्शाती है, और लंबे समय से जो एक विवाद बना हुआ था, अक्सरहा हिंसक गतिविधियों की चर्चा में होती रहती थी, और इस चर्चा को अब विराम लगने की संभावना जताई जा रही। तो आज की चर्चा में हमने जो डिस्कस किया उससे आप समझ पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से चीजें बदलती हैं, और कैसे कौन से देश का किस तरीके से रिलेशनशिप यदि किसी थर्ड कंट्री से है तो उसका इम्पैक्ट उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी पर, अपनी पॉलिसी पर पड़ता है ना? इसका एक बहुत बेहतर उदाहरण, शानदार उदाहरण अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का जो यह विवाद है, इसको देखा जा सकता है। ठीक है, आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर इस लोकेशन को ध्यान में रखिएगा कि जो यह लोकेशन है जिसकी चर्चा अभी हमने की भी, नागोर्नो काराबाख, ये है कहाँ पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ना? और किस तरीके से जो आर्मेनिया है उसने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और यदि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।